नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ में। बायोलॉजी के इस सेशन में हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि जो जीव जंतु है जितने भी प्रकार के पृथ्वी पर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा कोशिका के बारे में, छोटी छोटी जानकारी लेते हुए चलेंगे यहाँ से। वैसे सेल तो आगे जा कर के पूरा टॉपिक है, नेक्स्ट वाली वीडियो इसी पे आएगी, जिसको साइटोलॉजी कहते हैं। पर यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए हमें बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है सेल के बारे में। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी जिसको हमने वार्गिकी भी कहा था। वार्गिकी का मतलब होता है किससे, इसमें हम करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका करते हैं, बहुत सारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु होंगे या वनस्पतियाँ होंगी। और जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि टैक्सोनॉमी के जो फादर थे उनका नाम क्या था, कार्लोस लिनियस। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इस टैक्सोनॉमी में हम 7 लेवल्स के बारे में चर्चा करेंगे। 7 स्तर होते हैं जहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, जहाँ पर वर्गीकृत किए जाते हैं कोई भी जीव जंतु या कोई भी वनस्पति को। और वो कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सेल के बारे में। लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत सेल को हमें किस प्रकार से समझना है। पहली बात तो ये है कि जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की मूलभूत इकाई होती है। इसको हमने फंडामेंटल इसलिए कहा या बेसिस इसलिए कहा है, बेस इसलिए कहा है इसको, क्योंकि बिना सेल के किसी भी शरीर का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सेल से मिलकर के बनता है टिश्यू, जिससे मिलकर के फिर बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर बनते हैं फिर पूरी बॉडी। यानी कि इस कोशिका ने, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ होंगी तो जो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगी। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम टिश्यू कहते हैं, यानी कि ऊतक कहते हैं। फिर बहुत सारे डिफरेंट जो ऊतक होंगे, टिश्यूज़ होंगे, उनके कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनते हैं अंग, ऑर्गन्स बनते हैं। और फिर अंगों के कॉम्प्लेक्शन से मिलकर क्या बनता है, उससे बनता है शरीर। अब ये शरीर किसी जीव जंतु का भी हो सकता है या किसी वनस्पति का भी हो सकता है। जीव जंतु को हम इंडिकेट करते हैं किससे, फोना से, और इसको क्या बोल देते हैं, फ्लोरा बोल देते हैं कॉमन सेंस में। तो पहली बात यह है कि ये फंडामेंटल यूनिट है सेल हमारी बॉडी की। दूसरी चीज़ क्या है कि बात की जाए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, यानी कि जब जीवन का उद्भव हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्राणी पैदा हुए, सबसे पहले जिन प्राणियों ने, जिन वनस्पतियों ने जो जन्म लिया, तो उनके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक सेल होता था। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम असीम सेल भी कहते हैं, असीम कोशिका भी कहते हैं, उसको हम असीम कोशिका कहते हैं। ये वह सेल था, वह कोशिका थी जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय सबसे पहले जिसने जीवन को रूप दिया, जिसने लाइफ को शेप दिया, लाइफ को फॉर्मेशन किया। फिर प्रोकैरियोटिक सेल जैसे जैसे डेवलप होता गया तो बाद में बन गया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जितने भी जो आज हम देख रहे हैं, अधिकांश जीव जंतु जिसको देखा जा सकता है, जो फुल्ली डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल से बने हुए। इसके लिए हिंदी में शब्द है ससीम कोशिका। ससीम कोशिका, इसको अगर बेसिकली थोड़ा और समझें हम, तो ये एक इमेच्योर सेल होता है। ये इमेच्योर सेल होगा, जबकि इमेच्योर से बढ़ते बढ़ते अब ये मैच्योर सेल हो चुका है। जैसे सिंपली इसको अगर और भी अच्छे से डिजाइन इसको देखें तो एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे पहले मानव बंदर था, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है चार्ल्स डार्विन की, उसके अकॉर्डिंग मानव पहले बंदर था और धीरे धीरे क्लाइमेट के साथ में अपने आप को एडेप्ट करके आज मानव ऐसा बन चुका है। तो क्लाइमेट में लगातार होने वाले चेंजेस के कारण यही इमेच्योर सेल पृथ्वी पर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता चला गया, यूकैरियोटिक सेल में। इसलिए अधिकांश प्राणी जिनकी एक शेप होती है, जिनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर, पूरा पूरा डेवलप स्ट्रक्चर होता है, वो सभी के सभी प्राणी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। फिर ये दोस्तों बात की जाए इन दोनों की, दोनों सेल्स की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, तो इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन बातों को हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे कि अगर बात की जाए साइज़ की, तो इसका साइज़
कम होता है, इसका साइज़ कम होता है, जबकि इसका साइज़ ज़्यादा होता है। इसका जो आकार होगा वो अधिक होगा, इसका आकार क्या होता है, कम होता है। इसको क्या बोल देंगे हम, आकार। दूसरी चीज़, शेप की बात की जाए, शेप का मतलब है आकृति। तो शेप की अगर बात की जाए तो इसकी शेप होती है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर को बोल देते हैं हम अनियमित, जबकि इसकी शेप कैसी होती है, नियमित सेल। इसकी नियमित होती है, यानी कि रेगुलर शेप होगी। एक जो है डिस्टिंक्ट शेप होगी, अपने आप की एक जो है यूनिक शेप होगी यूकैरियोटिक सेल की। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक विशेषता और भी है कि ये इमेच्योर होता है। इमेच्योर सेल कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, मैच्योर सेल कहते हैं, यानी कि ये अपरिपक्व होता है, जबकि ये परिपक्व सेल होता है, कम्प्लीटली डेवलप होता है, यानी कि इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, इसका विकास ज़्यादा होता है। इसीलिए इसकी जो शेप होगी वो एक डिफरेंट और एक यूनिक शेप होती है इसकी, जबकि इसकी ऐसी शेप नहीं होती, इसकी शेप लगातार चेंज होती रहती है। बात की जाए सेल ऑर्गेनेल्स की, इनको हम बोलते हैं कोशिका के अंग या कोशिकांग। बात करेंगे कोशिकांग की, तो कोशिकांग में जैसे प्रमुख कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जैसे होता है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ भी इसको बोल देते हैं, आपको हिंदी में भी इसको गोल्जी ही याद रखना है। गोल्जी बॉडी इसमें नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें पाई जाती है। जैसे होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है। ऐसे ही होता है लाइसोसोम, इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत, जैसे जैसे न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको बोल देते हैं हम, केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रक बोल देते हैं, सेल का केंद्रक। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है। इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है वो सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। यही वजह है कि इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होने के कारण ही इसको हम क्या बोल देते हैं, मैच्योर सेल बोल देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर हम इनके बारे में इंडिविजुअली सभी के बारे में पढ़ रहे होंगे, सभी को समझते हुए हम वहाँ पर चलेंगे कि सबके फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबके काम क्या क्या होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझ लिया है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से पता चला कि सेल के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रयास करना आप इसको सभी को अंग्रेजी में ही पढ़ो, क्योंकि ये कभी कभी लिखा ऐसे भी आ सकता है, यूकैरियोटिक कोशिका, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये ऐसे भी लिखे आ सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिकली इनके टाइप्स का पता होना चाहिए था। आपको ये भी पता चल गया साथ साथ में कि ये इमेच्योर है, ये अपरिपक्व कोशिका होती है, जबकि ये कोशिका परिपक्व होती है, यानी कि मैच्योर होगी ये वाली कोशिका। यहाँ पर बेसिक से हमें जानकारी ये चाहिए थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी के फादर आपको पता ही है, फादर कौन थे इसके, कार्लोस लिनियस। कई बार पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि टेक्सोनोमी के जनक कौन थे, तो इसके बारे में आपको जानकारी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्सोनोमी में 7 लेवल्स होते हैं। टोटल कितने लेवल्स होते हैं, 7 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले जो इसका लेवल होगा वो होता है किंगडम। सबसे पहले होता है किंगडम। किंगडम के लिए हिंदी में शब्द जो है जगत हो सकता है, जगत। अब ये किंगडम क्या होता है पहले इसको समझेंगे हम। किंगडम में कोई भी, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल यहीं कहीं लेते हुए हम चले, तो किंगडम में जैसे किंगडम है एनिमलिया। एनिमलिया इसका मतलब है जंतु की बात हो रही है, कोई भी जंतु, कोई भी जानवर। तो जानवर में तो बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। इस पूरे पूरे ग्रुप में जंतु जगत भी इसको बोल सकते हैं हम, एनिमलिया या एनिमल किंगडम बोल सकते हैं इसको जो है। तो जंतु जगत में बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, बंदर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, गिलहरी भी हो सकती है। लेकिन जब इसको थोड़ा सा और क्लासीफाई करेंगे हम, क्लासीफाई मतलब थोड़ा और इसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो वर्गीकृत करने में किंगडम में बहुत सारे होते हैं फाइलम्स। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइलम बोल सकते हैं इसको।
फाइलम के लिए हिंदी में शब्द होता है संघ। अब इसमें भी बहुत सारे संघ होते हैं, जैसे संघ में मैंने कहा कि जैसे होता है कोर्डेट्स, कोर्डेट्स या कोर्डेटा बोल सकते हैं इसको, या इसके लिए शब्द होता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के लिए हिंदी में शब्द होता है कशेरुकी। कशेरुकी ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें बोन्स पाई जाती है। बोन्स समझ लीजिए, या जो स्पेशली जो वर्टिबल बोन होती है, वर्टिबल कोलम यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसमें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर्डेट फाइलम, यानी कि कोर्डेट संघ उसको कहते हैं। अब कोर्डेट संघ फाइलम का मतलब है कि एक किंगडम में एक जंतु का जो जगत है उसमें दो प्रकार के फाइलम हो सकते हैं। एक फाइलम ऐसा होगा कि जो कोर्डेट्स होगा यानी कि कशेरुकी होगा, एक होगा जिनको हम बोल सकते हैं कि जो कोर्डेट्स नहीं होगा, नॉन कोर्डेट होगा, या इनवर्टिब्रेट होगा, या अकशेरुकी होगा। ऐसे प्राणी जिनमें क्या नहीं होती, जिनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंसान का, इसलिए मैंने यहाँ पर फाइलम का यूज़ किया, कोर्डेट का। फाइलम के बाद में आती है फिर क्लासेस, उसकी क्लास। क्लास को आप हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं, कक्षा कह सकते हैं उसको। क्लास जो होती है, क्लास में भी डिफरेंट होती हैं चीज़ें, जैसे क्लास में है मैमल, या इसको मैमलिया भी कह सकते हैं, मैमलिया। मैमलिया के लिए हिंदी में शब्द स्तनधारी या स्तनपाई भी इसको कह सकते हैं हम। मैमल्स ऐसे प्राणी होते हैं, स्तनधारी मतलब जो मिल्क फीडिंग एनिमल्स होते हैं। मिल्क फीडिंग मतलब जो बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे प्राणियों को मैमल्स कहते हैं। तो ये क्लास हो सकती है। क्लास के अलावा इसमें फिर आगे होता है ऑर्डर। इसमें होता है ऑर्डर। ऑर्डर के लिए हिंदी में शब्द होगा, इसको हम क्रम बोल सकते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर जो इंसानों का है वो है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है, इसको बेसिकली समझना है, इसको हिंदी में प्राइमेट्स ही कहेंगे, कि जो 4 लेग्स होती है, 4 लेग्स उनकी, 4 लेग्स मतलब जिसको हाथ कह सकते हैं, वो अपने आगे के जो 4 लेग्स होते हैं अपने हाथों का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे प्राणी आ सकते हैं, जैसे इंसान 4 पैरों में से जो उसके सामने वाले 2 पैर हैं वो धीरे धीरे इवोल्व हो चुके हैं दूसरे फंक्शन करने के लिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं हाथों से चल नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे लिख रहा हूँ। ऐसे बंदर हो सकते हैं, लेमूर्स हो सकते हैं, मंकी हो सकते हैं, एप्स हो सकते हैं, जिनको हम गोरिल्ला वगैरह, चिंपैंजी वगैरह, बहुत सारे बंदरों की जितनी भी कैटेगरीज है वो सभी की सभी ऑर्डर में आती है। और ऑर्डर भी कौन सा है उनका, प्राइमेट्स ऑर्डर है उनका। अब बात हो रही इंसानों की, तो ऑर्डर के बाद में फिर उसी में आती है फैमिलीज़। फैमिलीज़ आती है फिर उसके बाद में। जैसे फैमिलीज़ में मैं कहूँ कि बात हो रही इंसान की, तो फैमिली इंसान की जो है उसको हम कहते हैं होमो निडी। होमो निडी कह सकते हैं इसको, होमो निडी। इंसान होमो निडी फैमिली का एक स्पेशी है, एक सदस्य है। इसके बाद में आता है फिर जीनस। जीनस मतलब उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, उनका की अनुवांशिकी कैसी है। जीनस को हम क्या बोल सकते हैं, उनका अनुवांशिकी का जो स्तर है वो कैसा है, उनके डीएनए में किस प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं दूसरे प्राणियों से। जैसे जीनस इंसान का अलग होगा, बंदर का अलग होगा, लेकिन ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। दोनों की फैमिली भी क्या होगी, अलग अलग। जो इंसान है वो होमोनिड्स में आगे आएंगे, बंदर जो है किसी दूसरे फैमिली में आएंगे। जीनस के बाद में अल्टीमेटली लास्ट में आता है, फिर मैं लास्ट वाले को जीनस के बाद में लिख देता हूँ यहाँ पर। अल्टीमेटली आता है फिर स्पेसीज़। स्पेसीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं प्रजातियाँ। प्रजातियाँ जो होती हैं, प्रजातियों में फिर हम बेसिक उदाहरण दे सकते हैं किसका, ह्यूमन का, इंसान का। तो जैसे जीनस, इसका जीनस की भी अगर बात की जाए तो जीनस को होमो कहते हैं, इंसान के होमो। जैसे आपने सुना भी होगा होमो सेपियंस, तो वो होमो लगा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर इंसान के जीनस का। अब इसको सिंपली अगर एक बार फिर से हम समझें यहाँ पर, तो हम एक इंसान हैं, हमारी क्या है, प्रजाति हैं। अब ये प्रजातियाँ भी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आप चीन में देखोगे तो मंगोलाइड प्रजाति अलग है, आप अगर यूरोप में देखोगे तो मेडिटेरेनियन टाइप के जो भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ हैं वो अलग है। आप अफ्रीका में जाओगे तो निग्रिटो, जिनको नीग्रो भी कह देते हैं, वो प्रजाति अलग है। तो बहुत सारी प्रजातियाँ हो सकती हैं। प्रजातियों के बाद में फिर जीनस आता है होमो। होमोजीनस सभी इंसानों के लिए सेम रहता है। फिर फैमिलीज आती है। फैमिलीज कौन सी है इंसानों की, होमोनिड। फिर इंसानों का क्रम कौन सा है, वो है प्राइमेट। फिर उसके बाद में क्लास कौन सी है उनकी, मैमल क्लास है उनकी। फिर उनका संघ कौन सा है, कोर्डेट। और अल्टीमेटली उनका कौन सा जगत है, जंतु। तो एक जगत में
एक स्पेसी इंसान है और इंसान के जैसी करोड़ों स्पेसीज और भी इसमें हो सकती है। जो करोड़ों स्पेसीज होंगी वो सभी की सभी जगत में तो आएंगे, किसमें, जंतु में, क्योंकि इंसान की तरह बाकी सब भी क्या है, जंतु ही है। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जितने भी हड्डी वाले जो जानवर होंगे, जितने भी पशु होंगे, भैंस हो, गिलहरी हो, कोई भी हो, सभी के सभी किस में आएंगे, एक ही संघ में आएंगे। जंतु जो जगत है एनिमल किंगडम के संघ में आएंगे, एक में ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडेट्स बोलते हैं। ऐसे ही फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनमें भी कौन कौन से मिल्क फीडिंग एनिमल है। तो जितने भी मिल्क फीडिंग होंगे, जो भी स्तनपान कराने वाले प्राणी होंगे, वो सब के सब एक ही क्लास में आएंगे, जिसको हम मैमल कहते हैं। ऐसे ही प्राइमेट्स जो भी इंसानों को जैसे दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि बंदर हुए, सभी के सभी एप्स हुए, चिंपैंजी हुए, लेम्यूर्स हुए, सभी के सभी प्राइमेट्स कहलाएंगे। और फिर फैमिली ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगी। तो सभी के सभी प्राणियों की, जितने भी प्राणी हैं, स्पेसीज है, सबका जो क्रम आएगा वो ऐसे ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आएगा। मैं एक बार इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, ये जीनस पर 6 और स्पेसीज में 7। तो आपने देखा कि टोटल कितने लेवल्स हैं यहाँ पर। जो टेक्सोनोमी में हमने देखे हैं वो 7 लेवल्स है यहाँ पर। टेक्सोनोमी को इनिशियली बॉटनी के रेफरेंस में शुरू किया गया, यानी कि वनस्पतियों की अलग अलग प्रजातियों को कंसिडर करने के लिए इसका यूज़ किया गया। बाद में टेक्सोनोमी को और भी एडवांस बना करके सभी के सभी प्राणियों को अलग अलग प्रकार से ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। उनकी प्रजातियाँ, उनका जीनस, उनकी फैमिली, उनका ऑर्डर, उनका क्लास, उनका फाइलम और उनका किंगडम। इस प्रकार जो लिविंग वर्ल्ड होगा, लिविंग वर्ल्ड यानी कि जिसको हम जीव जगत भी कह रहे हैं, ये जीव जगत पूरी पृथ्वी पर 2 चीज़ों को कंसिडर करेगा। पहली बात तो इसमें सभी के सभी आएंगे, जितने भी फ्लावर्स हो सकते हैं, वनस्पतियाँ हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की क्यों ना दिखाई पड़ रही हो, फ्लोरा। दूसरा क्या आएगा इस पर, फौना। जितने भी प्रकार के जीव जंतु, छोटे से लेकर के बड़े तक, हर प्रकार की वनस्पति और हर प्रकार के जीव जंतु, जिसमें छोटे कीट पतंगों से लेकर के, बैक्टीरिया से लेकर के, बड़े बड़े ब्लू व्हेल तक, हाथी वाथी, सब के सब इसी में आएंगे। तो ये हमने दोनों को डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि दोनों के दोनों कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बोल सकते हैं सजीव हैं। ये सभी के सभी सजीव हैं। तो ये जो सजीव हैं यहाँ पर जितने भी, इन सजीवों को टोटली 5 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है। 5 कैटेगरीज बोल सकते हैं, या 5 क्या बोल सकते हैं, किंगडम्स कह सकते हैं। 5 किंगडम्स, 5 जगत में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा मोनेरा। मोनेरा, इसके लिए हिंदी में शब्द क्या होगा, मोनेरा ही होगा। मोनेरा के बाद में जो दूसरा ग्रुप आएगा नंबर 2 पर, वो होगा प्रोटिस्टा। वो होगा प्रोटिस्टा। पहले वाला मोनेरा, दूसरे वाला प्रोटिस्टा। ऐसे ही फिर तीसरे पे जब जाएंगे तो तीसरे वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम फंजाई। फंजाई के लिए स्पेशल शब्द है कवक। चौथा जो होता है, चौथे को हम कह सकते हैं प्लांटी। प्लांटी, प्लांटी को हम बोलते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, या इसको बोल सकते हैं हम पादप जगत। पादप जगत का मतलब है कि जितने प्रकार के प्लांट्स होंगे, वनस्पति होंगी, सभी के सभी इस वाले किंगडम में आ रहे होंगे। ऐसे ही लास्ट में हम बात करेंगे एनिमलिया की, जिसको हम एनिमल किंगडम कह सकते हैं, या इसके लिए शब्द होगा जंतु जगत। जंतु जगत भी उसको कह सकते हैं। तो टोटल 5 प्रकार से हमने पूरी की पूरी जो विश्व है, हमारी पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी के सभी सजीवों को 5 कैटेगरी में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसलिए टोटल कितने किंगडम्स हैं यहाँ पर, 5 किंगडम्स पाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं एक एक किंगडम से लेकर के। अब इस बात को लिखने से पहले एक बात और भी समझनी है आप लोगों को, कि जो यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा हुआ है, पहले से 5 तक हम गए। जैसे आपको पता है कि पहले पे क्या है, मोनेरा है, और 5वें पर क्या है, एनिमल है। इसका मतलब जो एनिमल होगा और मोनेरा होगा, इनकी खास बात क्या होगी कि ये इमेच्योर होता है। ये एक इमेच्योर ऑर्गेनिज्म इसको हम कह सकते हैं, यानी कि अपरिपक्व एक सजीव हो सकता है ये। और जो ये होता है इसको बोलते हैं हम मैच्योर, मैच्योर ऑर्गेनिज्म, यानी कि परिपक्व सजीव। जब हम 1 से लेकर के इधर को बढ़ते चलेंगे, 2 पर आएंगे, 3 पर आएंगे और 4 पर आएंगे और अल्टीमेटली 5 पर आएंगे।
तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके लिए शब्द होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा सबसे ज़्यादा जटिल संरचना होती है। जटिल का मतलब है कि एक एनिमल के अंदर बॉडी में आपको इतनी सारे डिफरेंट फंक्शंस दिखाई देंगे जो पहले वाले में नहीं होगा। इसको ऐसे समझेंगे एक बार और, इसके पास में अगर 5 विशेषताएं हैं तो नंबर 2 पर विशेषताएं होंगी 10, नंबर 3 पर जो क्वालिटी होगी उसकी वो हो सकती है 20, 4 पर होगी 50 और लास्ट में होगी 100+। यानी कि इस वाले जो ये एनिमल होगा इसमें वो फंक्शंस तो होंगे ही होंगे जो पहले में ही, प्लस उसके अलावा कुछ एडवांस इसके फीचर्स होते हैं, एडवांस इसके फंक्शंस होते हैं। इसलिए ये सबसे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि जो काम बैक्टीरिया नहीं कर सकता या मोनेरा नहीं कर सकता है वो काम एनिमल कर सकता है। जिन गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो सकता उनका यहाँ पर हो सकता है। जो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी वो डेफिनेटली यहाँ पर अवश्य ही होगी इस वाले स्ट्रक्चर में। इसलिए जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जा रहे होंगे तो हम देखेंगे डेवलपमेंट बोल सकते हैं इसको, या जनरली हम बोल सकते हैं इसको इवोल्यूशन का मतलब विकास। यानी कि ये मोनेरा ही है कि जो अल्टीमेटली विकसित होकर के क्या बन गया है, एनिमल बन गया है। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है ताकि ये जो लिविंग वर्ड होगा इसको आपको समझना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। बात करते हैं अगर हम पहले किंगडम की, जिसको हम मोनेरा बोलते हैं, मोनेरा। तो मोनेरा के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर हम इस क्लास में सिर्फ डिस्कस वो चीज़ें करेंगे कि जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होती है। मोनेरा के बारे में पूरी किताबें भी हैं। आपको पूरा बुकिश लैंग्वेजेस को नहीं उठाना है, इतना सारी चीज़ों को पढ़ना है। केवल वो बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे बात करते हैं मोनेरा की, तो मोनेरा की एक विशेषता है खास, वो क्या है कि मोनेरा जो मिलकर के बना होता है वो मिलकर के बना होता है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। अब यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है प्रोकैरियोटिक सेल। अभी इसी वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे एक तो ये स्मॉल होगा, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोशिकांग भी बोल देते हैं। अगर कोशिकांग नहीं है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसमें गोल्जी बॉडीज़ नहीं होगी, लाइसोसोम नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो अब इसको अगर बेसिकली हम देखें तो मोनेरा में का जो एक बेसिक एग्जांपल हो सकता है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए हिंदी में शब्द होता है जीवाणु, और बैक्टीरिया के ही जो प्रारूप या उसके सदृश जो होते हैं उसके जैसे दिखने वाले और भी, जैसे हम बोल लेते हैं साइनोबैक्टीरिया हो सकता है या आर्कीबैक्टीरिया हो सकता है। तो बैक्टीरिया के जितने भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं सभी के सभी किस में आएंगे, मोनेरा किंगडम में आते हैं, मोनेरा वाले जगत में आएंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल तो होता ही होता है, साथ ही साथ में ये यूनिसेलुलर भी होता है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, यानी कि ऐसा प्राणी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों का जो शरीर है, हम इंसानों का शरीर करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर के, करोड़ों अरबों सेल से मिलकर के बना होता है। जबकि बैक्टीरिया क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बना होता है। इसलिए इसको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप में भी हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीव होता है जिसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। तो मोनेरा की ये विशेषताएं हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है, साथ ही साथ में यूनिसेलुलर है, और इसके जो एग्जाम्पल्स है उसमें ये चीज़ें आती हैं। बात की जाए दूसरी कैटेगरी की, तो दूसरी को बोलते हैं प्रोटिस्टा कहते हैं दूसरी कैटेगरी को। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोटिस्टा की जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो पहले वाले से थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये पहले वाले से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है। यानी कि ये मोनेरा से थोड़ा सा एडवांस होता है प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। इसकी पहली विशेषता तो ये होगी कि ये यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बना होता है।
यानी कि इसके फॉर्मेशन में जो सेल यूज हो रहा है वो कौन सा होता है, वो यूकैरियोटिक सेल होता है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल क्या है, अपने आप में एक डेवलप्ड सेल होता है। तो प्रोटिस्टा की जो शेप होगी, साइज़ होगी, वो भी क्या होगा, एक यूनिक शेप या यूनिक इसका साइज़ होता है यूकैरियोटिक सेल का। लेकिन साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये भी क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय प्राणी होता है। एक कोशिकीय प्राणी ऐसा प्राणी होता है जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। तो वही बात इस पर भी लागू होगी कि ये भी माइक्रोस्कोपिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि अति सूक्ष्म सजीव होता है, अति सूक्ष्म जंतु होता है जो बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जो उदाहरण होंगे जैसे कि प्रोटिस्टा से बना सब प्रोटोजोआ, ये इसी में आएगा। ऐसे ही प्रोटोजोआ में भी आप देखोगे युगलीना होता है, पैरामीशियम होता है, अमीबा हो सकता है, एंटमीबा हो सकता है इसका उदाहरण। और इसमें कुछ टाइप के एल्गीज भी आते हैं। एल्गीज को हम बोलते हैं शैवाल। कुछ शैवाल इसमें आते हैं, लेकिन शैवालों की एक प्रजाति आप बाद में प्लांट किंगडम के अंतर्गत भी देख रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन कुछ प्रजातियाँ यहाँ पर भी आती हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस जो होगा वो हम आगे समझ जाएंगे। तो ये कुछ उदाहरण हो सकते हैं किसके, प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा की खास बात ये है कि ये पहली बार, चूँकि इसकी खास बात क्या है कि ये पहली बार जीवन को एक निश्चित शेप दे रहा था, यानी कि किसी भी प्राणी की एक निश्चित इसने शेप दी। इसलिए हम इसको इसके ही कैटेगरी में आने वाला, जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक फाइलम है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एनिमल, क्योंकि पहले एनिमल का जो निर्माण हुआ, पहले प्राणी का जो निर्माण हुआ, उद्भव हुआ या विकास हुआ पृथ्वी पर, वो किससे हुआ, वो प्रोटिस्टा कैटेगरी में ही हुआ था। तो इसीलिए प्रोटिस्टा को फर्स्ट एनिमल भी कहा जाता है, या प्रोटोजोआ को फर्स्ट एनिमल भी कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत एक फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की अगर थोड़ी सी और बात की जाए, इसके न्यूट्रिशन लेवल की, न्यूट्रिशन की बात की जाए, इसके पोषण की, यानी प्रोटोजोआ जो प्राणी है इसका पोषण ये कहाँ से प्राप्त करता है, तो प्रोटोजोआ में 3 कैटेगरीज होती है बेसिकली। एक तो होते हैं ऑटोट्रोपिक टाइप के प्रोटोजोआ, इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। ऑटोट्रोपिक ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो अपना पोषण स्वयं करते हैं। अपना पोषण स्वयं वही कर सकता है जिनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण हो सकता है। जैसे पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने अंदर ही, अपनी लीव्स में, अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर पाता है पौधा। इसी प्रकार से कुछ प्रोटिस्टा में कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो खुद का पोषण स्वयं कर सकती है। ये जो लेवल हैं इनको हम आगे की क्लास में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक होते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक बोल सकते हैं इसको, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। तो सेप्रोफाइट ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो मृत पर क्या रहते हैं, मृतोपजीवी इनको कह सकते हैं। यानी कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पत्ती हुई, कोई वनस्पति हुई, कोई प्राणी हुआ, तो ये मरे हुए प्राणी के या मरे हुए वनस्पति के अवशेषों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं। यानी कि मरे हुए वनस्पति पर या मरे हुए किसी जीव जंतु से जो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं हम सेप्रोफाइटिक। तीसरा होता है पैरासाइटिक, इसको आपको पता ही है, पैरासाइटिक होता है जिसको बोलते हैं परजीवी। परजीवी एक ऐसे प्राणी होते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा में कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती हैं जो पैरासाइटिक होती हैं। पैरासाइटिक का मतलब परजीवी। परजीवी ऐसे प्राणी होते हैं कि जो दूसरे को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे वो पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि खुद में वो फ़ायदा ले उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ से उनको पोषण प्राप्त होता है। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं प्रोटिस्टा। नेक्स्ट कैटेगरी जो इसमें है वो है फंजाई की। तो फंजाई का भी एक अपना किंगडम है जिसको हम कवक बोल देते हैं, कवक। अब कवक एक प्रकार के प्राणी होते हैं, एक प्रकार की वनस्पति होती है, सॉरी, एक प्रकार की क्या होती है, ये वनस्पति होती है। अब ये वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है जिसका अपना कोई रूप नहीं होता है। इनको हम बोल सकते हैं कि होते तो ये प्लांट ही है, लेकिन कैसे प्लांट होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो क्या नहीं होते, हरे नहीं होते हैं। अब हरा होने का मतलब क्या है उसको हम बाद में समझेंगे।
हरा होने का कारण होता है इसमें पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट किसी भी प्लांट में होगा तो वो उसको हरा रंग प्रदान करता है। उसी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। अब इनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, इसमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल, जिसके लिए हिंदी में शब्द होता है पर्णहरित। इसमें पर्णहरित होता ही नहीं, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता है। और जब इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन या सिंथेसिस कह सकते हैं, वो भी नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोपिक इनको कहते हैं। हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है जिनको बोलते हैं परपोषी। परपोषी मतलब जो दूसरों पर क्या करता है, आश्रित करता है, दूसरों से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, यानी कि दूसरों से न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करने वाला। अब ये दूसरों से कैसे पोषण प्राप्त करता है, वो हम फंजाई के ही एक टॉपिक है जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिसका नाम था माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब कवक का अध्ययन। तो माइकोलॉजी एक चैप्टर है, इसके बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे आराम से। वहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से हेट्रोट्रोपिक होता है और कैसे कैसे अपना पोषण प्राप्त करता है। इसके बात की जाए उदाहरण की, तो उदाहरण बहुत सारे हैं इसके। आपने मशरूम खाया होगा, तो मशरूम भी किसका उदाहरण है, मशरूम भी इसी का उदाहरण है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मशरूम का तो कलर वाइट होता है, लेकिन यहाँ, और मैंने बताया कि यहाँ पर दो हरे की बात हो रही थी कि हरा नहीं होना चाहिए। दरअसल मशरूम का हम कोई कलर फिक्स नहीं मान के चलते, क्योंकि मशरूम के बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से होता है म्यूकोर। म्यूकोर हो सकता है, एल्ब्यूको हो सकता है। एक आपने सुना होगा यीस्ट के बारे में, खमीर जिसको बोलते हैं, खमीर। ये वही है जो बेकरी इंडस्ट्री में काम आता है, बेकरी इंडस्ट्री जहाँ पर ब्रेड्स वगैरह बनते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हो सकते हैं फंजाई के। ये फंजाई होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो हरे प्लांट, हरी वनस्पति नहीं होती है। बाकी पूरा डिस्कस डिटेल में इसके बारे में करेंगे हम इसके चैप्टर माइकोलॉजी में। बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत चौथे नंबर पर है प्लांटी। प्लांटी को हम प्लांट से संबंधित बोल सकते हैं, या इसके लिए शब्द आता है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम को पादप जगत कहते हैं, पादप जगत भी कहते हैं इसको। प्लांट किंगडम का मतलब क्या होगा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया एक प्लांट के बारे में, लेकिन वो प्लांट कैसा प्लांट था, नॉन ग्रीन, यानी कि जो हरा प्लांट या हरी वनस्पति नहीं थी। लेकिन इसमें कौन सी कैटेगरी आती है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब ये ऑल ग्रीन प्लांट्स कोई भी हो सकते हैं, छोटे से छोटे प्लांट्स, बड़े से बड़े प्लांट्स, यानी कि ग्रास लेवल से लेकर के बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, घास से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक की जो सारी की सारी कैटेगरीज होंगी, वो एक ही किंगडम में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटी बोलते हैं। और इसमें कुछ जो ग्रीन एल्गीज होते हैं, ग्रीन एल्गी जो होते हैं, हरे शैवाल जिसको बोल सकते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं। हरे शैवाल में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो वो सभी के सभी शैवाल भी इसी में आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि शैवाल क्या होता है, तो शैवाल को हम बोल सकते हैं कि ये होता है एक मैरीन वेजिटेशन। मैरीन वेजिटेशन का मतलब है कि ये समुद्री वनस्पति होती है जो समुद्र में पाई जाती है। लेकिन कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के अलावा जल के अन्य जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पोंड हुआ, तालाब हुआ, कोई लेक हुई, झील हुई, या यानी कि जहाँ पर भी पानी किस कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, स्पेशली ऐसी जगह पर ये पनप जाते हैं, बन जाते हैं, तो उनको हम शैवाल कहते हैं। तो प्लांटी के अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन हमें करना है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक क्लासिफिकेशन दे रहे हैं इस वाले चैप्टर में, लेकिन बाद में यही क्लासिफिकेशन एक एक टॉपिक का रूप लेंगे, और एक एक टॉपिक में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे तसल्ली से। जैसे हम पढ़ेंगे वहाँ पर एल्गी के बारे में, तो हम चैप्टर का हमारा नाम है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन, जिसमें हम सभी प्रकार के शैवालों की चर्चा कर रहे होंगे। जो लास्ट ग्रुप हमारा है उसको हम बोलते हैं एनिमलिया। एनिमलिया, एनिमलिया जो ग्रुप है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये बात हो रही है एनिमल किंगडम के बारे में, जिसको हम जंतु जगत कह देते हैं, जंतु जगत कह देते हैं। इस जंतु जगत के अंतर्गत हम सभी प्रकार के जितने भी होंगे हमारे एनिमल, ऑल एनिमल्स की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे।
लेकिन सभी जानवरों के अलावा जो है कुछ ऐसे भी है कि जिनकी चर्चा ऑलरेडी पहले हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ भी इसको हम जनरली कह देते हैं। तो प्रोटोजोआ को छोड़ करके बाकी जितने भी एनिमल हैं उनकी चर्चा हम कहाँ पर करेंगे, एनिमल किंगडम में करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको हम फर्स्ट एनिमल मानते हैं। फर्स्ट एनिमल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर एनिमल के जीवन की शुरुआत जो हुई थी वो प्रोटिस्टा से ही हुई थी। हमारी पृथ्वी पर स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत ही कम प्राणियों ने जन्म लिया, और प्राणी भी कैसे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस भी करना चाहूँगा कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स, 54 है ये, बिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का हुआ था निर्माण। और फिर पृथ्वी के निर्माण के बाद में पृथ्वी एक आग का गोला था जिसको अरबों सालें लग गए, करोड़ों साल लग गए उसको ठंडा होने में। बाद में फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.4 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास में है, जिसको हम जनरली 14.9 करोड़ किलोमीटर भी मान लेते हैं, जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ की सूर्य से। इसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी मानते हैं। फिलहाल थोड़ा तेज़ी से जा रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में तसल्ली से। तो वो एक ऐसी दूरी है कि जहाँ पर पानी जो है, वाटर, वो अपनी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। क्योंकि अगर उससे, ये हैबिटेबल जोन कहते हैं, मैंने कहा कि ये सूर्य है और यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ की एक ऐसी डिस्टेंस है ये जिसको हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा है, जो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर के आसपास में है। अब अर्थ की ये पोजीशन है, यहाँ पर जो ऑर्बिट है अर्थ की, जो कक्षा है, तो सूर्य की इतनी दूरी पर है ये कि यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्मेट में है, लिक्विड सिचुएशन में है, स्टेट में है। अगर ये इससे दूर हो जाएगा तो यहाँ पर यही वाटर आइस में जम जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूरी इतनी होगी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये नज़दीक आ गया तो सूर्य की एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होगा, रेडिएशन होगा, उसके कारण ये पानी गैसियस फॉर्म में, गैसियस मॉलिक्यूल्स के रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी चला जाएगा और पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ करके चला जाएगा, और पृथ्वी बिल्कुल एक ऐसा टेरेन बन जाएगा, एक बैरन लैंड, जहाँ पर हर कहीं सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल ही दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल का मतलब जहाँ पर निवास करने योग्य। तो उस जोन में पानी लिक्विड फॉर्म में था। अब क्या हुआ कि अलग अलग एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी से आकर के टकराए धीरे धीरे, और टकरा करके बहुत सारे, जैसे एक एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर आई पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड के माध्यम से, और उनमें होने लगा पॉलीमराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बहुलकीकरण। ये केमिस्ट्री की क्लास में और भी अच्छे से समझेंगे इसको, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब है कि नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स जो रूप थे, कॉम्प्लेक्स नेचर उसका दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से बना एमिनो एसिड। एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल जिसको बोल देते हैं, ये अमीनो अम्ल ही रेस्पॉन्सिबल था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और प्रोटीन का फॉर्मेशन होने से, प्रोटीन का निर्माण होने से अल्टीमेटली पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो पाई। और जीवन की जो शुरुआत हो पाई वो किस फॉर्म में हुई, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में। यहाँ पर जल में जीवन पहली बार दिखाई पड़ा बैक्टीरिया के रूप में। लेकिन जैसे प्रोकैरियोटिक जो सेल था वो थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो फिर नया सेल का निर्माण हुआ जिसको हमने यूकैरियोटिक सेल कहा। ये जो यूकैरियोटिक सेल था, यही यूकैरियोटिक सेल पहली बार दिखाई पड़ा कहाँ पर, प्रोटोजोआ में। और ये यूकैरियोटिक सेल ही हम इंसानों का, बहुत सारे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी आप देख सकते हैं, जितने भी वनस्पतियाँ हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल था ये यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल की वजह से ही अगर ये ना बना होता तो शायद आज हम भी यहाँ पर ना होते। इसलिए यूकैरियोटिक सेल से बने हुए प्रोटोजोआ को पृथ्वी का पहला एनिमल माना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में तो बस इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा साइटोलॉजी, और उम्मीद करूँगा कि साइटोलॉजी आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसको पढ़ रहे होंगे क्लास में, तो कि आप इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस जो आपको टफ लगते हैं वो बाद में बहुत ही ज़्यादा आपको आसान लगने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों।